चलिए, आज की जो क्लास है वो हिंद यवन इंडो ग्रीक, हिंद यवन इंडो ग्रीक इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस क्लास में मान चले कि लगभग 2 लेक्चर होंगे। आज हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग की मिस में कैसे भारत में हिंद यूनानी भारत में यहाँ पर आए, यानी यूनानी आए जो यहाँ बस गए वो हिंद यूनानी कहलाए। किस तरह से यहाँ पर यूनानियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, कौन कौन इंपॉर्टेंट शासक थे। हिंद यूनानी इन्होंने भारत से पहले अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था, पहले किसके अधीन थे, फिर ये किसके स्वतंत्र होकर फिर धीरे धीरे भारत में आके बस गए, और इसका भारतीय संस्कृति पर क्या इसका प्रभाव पड़ा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिंद यूनानी कौन थे, कैसे, इसकी थोड़ी कहानी जान ले पहले। मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में भारत में मौर्योत्तर काल के भारत में पश्चिमोत्तर प्रांत में पश्चिमोत्तर प्रांत के यानी भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत के भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में राजनीतिक घटना घटी, और वो थी विदेशियों का आक्रमण। विदेशियों का आक्रमण, जो विदेशी सबसे पहले भारत पर आक्रमण किए हैं, यानी सर्वप्रथम जिन्होंने आक्रमण किया पहले, वो कौन थे? वो कहलाते थे इंडो ग्रीक। वो लिखा मैंने, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक को भारतीय साहित्य में इन्हें यवन कहा गया है। क्या कहा गया? इनको यवन कहा गया है। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। अब आइए ध्यान दिए, मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्य साम्राज्य के बाद साम्राज्य स्थापित हुआ, वो था मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में क्या था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कुछ नए राज्यों का उदय हुआ, कुछ विदेशी शक्तियां भारत में आई। ऐसे में ये जो विदेशी शक्तियां भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में आई थी, यानी ये भारत का ये वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा जो पश्चिमोत्तर प्रांत के नाम से जाना जाता है, ये इस पश्चिमोत्तर प्रांत की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? वो है राजनीतिक घटना। कौन सी है? विदेशियों का आक्रमण। उन विदेशियों में कौन आए थे? इनको कहते हैं इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक, ये इंडो ग्रीक कहाँ के थे? ये बैक्ट्रिया के थे। कहाँ के थे? ये इंडो ग्रीक जो थे, या जाति जो थी इंडो ग्रीक, जिसको हम यवन जाति कहते हैं, ये बैक्ट्रिया के रहने वाले थे। बैक्ट्रिया के रहने वाले थे। क्लियर हो? और
भारतीय साहित्य में इन्हें क्या कहा गया है? भारतीय साहित्य में इन्हें यवन कहा गया है। और यवन का उल्लेख हमको किस ग्रंथ में मिलता है? तो आप कहोगे इसका उल्लेख हमें महाभारत में इसका उल्लेख हमको मिलता है। तो मैंने कहा कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? मैंने ये कहा कि ये बैक्ट्रिया के रहने वाले थे। तो कहाँ है ये बैक्ट्रिया, क्या है ये? तो आइए थोड़ा से पहले हम बैक्ट्रिया जान लें, फिर हम लोग यवन के बारे में जानेंगे। तो पहले जान लें कि बैक्ट्रिया है क्या। बैक्ट्रिया क्षेत्र है, ठीक है। और जो जो ये आपका क्या है, ध्यान दे, ये भारत हमारा है, भारत का नक्शा मैंने बनाया है। तो ये भारत, ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का उत्तरी इलाका, अफगानिस्तान का कौन सा? उत्तरी अफगानिस्तान, क्या कहेंगे हम? उत्तरी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान का आसपास का क्षेत्र, आस पास का क्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है बैक्ट्रिया। क्या कहलाता है? बैक्ट्रिया कहलाता है। अब कैसे, थोड़ा इसको समझ ले हम लोग ध्यान से। मैंने कहा कि ये भारत, भारत के ऊपर ये पाकिस्तान, पाकिस्तान वाला इलाका है। तो पाकिस्तान में यानी हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, जिसको पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत को, या कह लो कि वर्तमान में पर्वत को हम लोग कहते हैं क्या? वर्तमान में इस पर्वत को कहते हैं तिरिचमीर पर्वत। हिंदू कुश पर्वत को कहते हैं तिरिचमीर पर्वत। ध्यान रखिएगा, तिरिचमीर पर्वत के नाम से इसको जानते हैं। ये यानी कि हिंदू कुश पर्वत को तिरिचमीर पर्वत कहते हैं। कहा ये? पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौन से इलाके में है ये? पाकिस्तान के खैबर पख्तून, खैबर पख्तून, पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में, प्रांत के त्रिचाल, चित्राल जिले में स्थित है। हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपका जो हिंदू कुश पर्वत है, ये कहाँ है? तो आप कहेंगे हिंदू कुश जो पर्वत हमारा है वो खैबर, पाकिस्तान के खैबर पख्तून, पख्तून प्रांत के त्रिचाल जिले में स्थित है। यानी कहने का मतलब मेरा है कि पहले आप हिंदू कुश पर्वत पार करें, हिंदू कुश पर्वत पार हम लोग अफगानिस्तान पहुंचेंगे। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाका जो है, ये उत्तरी वाला क्षेत्र है, मैंने कहा उत्तरी अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है बैक्ट्रिया, जिससे वर्तमान में क्या कहते हैं इसको? हम इसको वर्तमान में कहते हैं, इसको वर्तमान में कहते हैं इसको वर्तमान में कहते हैं क्या? तखारिस्तान या तुचारिस्तान। इसको वर्तमान में कहते हैं तखारिस्तान, या इसको कहते हैं तुचारिस्तान। यानी किसको हम बात कर रहे हैं? बैक्ट्रिया को। तो बैक्ट्रिया है कहां? तो कहेंगे अफगानिस्तान में। ध्यान रखिएगा, बैक्ट्रिया कहां है? तो सीधे सीधे कहेंगे कि ये अफगानिस्तान में स्थित है। समझ में आ रहा आप लोग को? कहां है? तो ये अफगानिस्तान का उत्तरी इलाका, ऊपर वाला, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर का, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये वाला सब आसपास का ये एरिया पूरा ये कहलाता है बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया के नाम से आता है। किस नाम से? ये बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? इसे बैक्ट्रिया कहते हैं। और ये बिल्कुल उपजाऊ क्षेत्र है, हिंदू कुछ पर्वतमाला को पार गई। अब इसको स्ट्रैबो ने क्या कहा है? इसको बैक्ट्रिया को स्ट्रैबो, किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रैबो। स्ट्रैबो के अनुसार
बैक्टीरिया को कहते हैं क्या, आर्याना का गौरव। इसे कहते हैं आर्याना का गौरव। किससे कहते हैं आर्याना गौरव? हम लोग बैक्टीरिया को आर्याना का गौरव के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, किस नाम से? आर्याना का गौरव किसे कहते हैं? तो कहेंगे हम लोग बैक्टीरिया को। ठीक है, ये तो ध्यान रखिएगा, इसे आर्याना का गौरव के नाम से भी जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोग समझ में आया होगा कि बैक्टीरिया है क्या चीज। तो अब आप क्लियर हो गया कि बैक्टीरिया जो है वो इस फला फला एरिया में है। ठीक, किसके अधीन था पहले बैक्टीरिया, ये भी जान लें। बैक्टीरिया जो था ये सीरिया के अधीन था। किसके अधीन था? सीरिया के अधीन था। बैक्टीरिया सीरिया के अधीन था। ठीक, और बैक्टीरिया के जो शासक कहलाए, ये यहां के जो शासक कहलाए वो कहलाए हिंद यूनानी, हिंद यमन कह लें, हिंद यमन, या कह लें इनको हम इंडो ग्रीक के नाम से जाने गए यहां के शासक। तो इन इंडो ग्रीक या यवन का उल्लेख हम बात करते हैं, इन इंडो ग्रीक यवन का उल्लेख हमें मिलता है यहां की पुस्तकों में, खास तौर से छेमेन की पुस्तक अवदान कल्पलता, इसमें उल्लेख मिलता है। छेमेंद्र की पुस्तक अवदान कल्पलता, अवदान कल्पलता में हमें इसका उल्लेख मिलता है। समझ आ रही बात आप लोग को? हमें इसका उल्लेख अवदान कल्पलता में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ, और बौद्ध ग्रंथ कौन सा ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो, नागसेन इसका है, मिलिंद पन्हो, नागसेन का मिलिंद पन्हो, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो, याद कर लीजिएगा। मिलिंद पन्हो ये किसका है? ये मिलिंद या मिनांडर कह सकते हैं इनको। तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में भी हमें इनके बारे में उल्लेख मिलता है। क्लियर हो रहा आप लोग को? इस वंश का यानी हिंद यूनानी शासकों में जो सबसे महान शासक हुआ उसका नाम था मिनांडर। बाकायदा मिनांडर के सिक्के हमें मथुरा, पाटलिपुत्र, ठीक है, चित्तौड़, इन सब स्थानों से हमें इनके सिक्के मिलते और इन सिक्कों पर मिनांडर का नाम मिलता, यानी जहां जहां सिक्के मिलते हैं उन क्षेत्रों पर इस मिनांडर का अधिकार हो गया था। लेकिन अभी हाल ही में खुदाई हुई है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का एक स्थान है रेहे। ठीक है, कहां है ये? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक स्थान है फतेहपुर का रेहे। ध्यान दीजिएगा, फतेहपुर का रेहे। फतेहपुर के रेहे नामक स्थान से एक लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, और जो लेख प्राप्त हुआ है इस लेख में इसका नाम मिलता है यवन, यानी यवनों का नाम मिलता है। इसका मतलब है कि यवन जो है वो इन एरियो तक जहां जहां चीजें मिल रही, इसका मतलब यहां तक कि यवन छाए हुए थे। खैर जो भी हो, यवन भारत में आए। भारत में आने में उनकी जो घटना है वो राजनीतिक घटना है। किस एरिया से आए थे? भारत के पश्चिम उत्तर प्रांत से आए थे।
यहां पर आकर यहां पे आकर यवन बस गए, और जो बसे यवन हुए वो कहलाए हिंद यूनानी, जिनको हम इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इंडो ग्रीक के नाम से जानते। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे, अब हम लोग बात करते हैं हिंद यूनानियों की। सीरिया का एक स्थान था बेबीलोन। सीरिया का एक जिला है, एक स्थान है बेबीलोन। बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में महान शासक सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। 323 ईसा पूर्व में महान शासक सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु हुई तो इस सिकंदर के दो सेनापति थे। सिकंदर के सेनापति, दो सेनापति थे। एक का नाम था शैल्यूकस, और दूसरे का नाम था एंटीगोनस। दूसरे क्या नाम था? एंटीगोनस। यानी 323 के बाद इन दोनों लोगों ने, जो सिकंदर का साम्राज्य था, उस साम्राज्य को इन लोगों ने संभाला। समझिएगा, इन लोगों ने उस साम्राज्य को संभाला। लेकिन दोनों पैरेलल थे, बराबर थे। यानी दोनों ही चाहते थे कि हम इस, अभी तो दोनों एरिया में कोई शासक बन नहीं रहा है कि जब तक ये खत्म नहीं होगा, तो दोनों आपस में चाहते थे कि हम गद्दी प्राप्त कर ले, वो चाहते हम गद्दी प्राप्त कर लें। इसीलिए इन दोनों आपस में लगभग 20-22 साल तक किसी तरीके से मामला चला। लेकिन 301 ईसा पूर्व में दोनों के बीच में एक बड़ा युद्ध हुआ। कौन सा? इन दोनों के बीच में 301 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध को कहते हैं इम्पस का युद्ध। कौन सा युद्ध? इम्पस। बेबीलोन में इम्पस का युद्ध हुआ। ठीक है। और इस युद्ध में शैल्यूकस की इसकी विजय हुई, और एंटीगोनस पराजित हुआ और मारा गया। यानी अब किसकी सत्ता हो गई? शैल्यूकस। इस विजय के उपलक्ष्य में इसने, शैल्यूकस ने निकेटर की उपाधि धारण की थी। इसीलिए यानी इस युद्ध के उपलक्ष्य में इसने निकेटर की उपाधि धारण की, और ये हो गया शैल्यूकस निकेटर। अब शैल्यूकस निकेटर यहां का शासक बन गया। अब ये घटना हम बात बता रहे हैं 282 ईसा पूर्व तक शैल्यूकस निकेटर यहां का शासक बना रहा। उसके कुछ समय तक उसका अधिकार भी बना रहा। बाद में जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसका उत्तराधिकारी, शैल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी शैल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम कौन हुआ? इसका पुत्र एंटियोकस प्रथम कब बना? ये बना 293 ईसा पूर्व में। ठीक है, 293 ईसा पूर्व में शैल्यूकस का उत्तराधिकारी, जो उसका पुत्र था, यानी कौन था ये पुत्र था शैल्यूकस निकेटर का, इसका नाम एंटियोकस प्रथम। इस एंटियोकस प्रथम ने, ठीक है, इसने सेवियर का अर्थ होता है बचाने वाला। या
सोटर, कौन सी, सेवियर या सोटर की उपाधि धारण की थी। क्या है, उपाधि धारण की थी। क्लियर हुआ। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि एंटियोकस प्रथम ने सेवियर या सोटर की उपाधि धारण की थी और इसने इसने बैक्टीरिया के इसने बैक्टीरिया के गाल जाति, कौन सी, गाल जनजाति को पराजित किया तथा साम्राज्य का विस्तार किया था। मैंने क्या कहा कि इसने बैक्टीरिया में एक जाति थी, जनजाति, गाल जनजाति, और इस गाल जनजाति को इसने पराजित किया और साम्राज्य का विस्तार किया। तो इस तरह से एंटियोकस प्रथम मैंने लिखा है, एंटियोकस प्रथम जो था वो सेल्यूकस निकेटर का पुत्र था। उसने साम्राज्य का विस्तार किया और इस तरह से अभी हिंद यूनानी भारत में नहीं आए हैं। यानी कह लो कि यूनानी ये जो ग्रीक थे अभी नहीं आए, केवल उनका एरिया जो था वो बैक्टीरिया तक ही इनका सीमित था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 266 ईसा पूर्व में 266 ईसा पूर्व में यहां का जो शासक हुआ बैक्टीरिया का, सॉरी बैक्टीरिया तो उसके अधीन है, सीरिया का बैक्टीरिया नहीं, सीरिया का जो शासक हुआ, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया तो उसके अधीन है ही है। 266 ईसा पूर्व में सीरिया का जो शासक हुआ उसका नाम था एंटियोकस सेकंड। यहां का शासक एंटियोकस सेकंड हुआ और एंटियोकस सेकंड अपने को जीसस यानी देवता कहलाता था। लोग इसे देवता मानकर पूजा भी करते थे। यानी वो कौन सा सीरिया का शासक था, उस शासक को जनता देवता या जीसस कह सकते, मैंने लिखा जीसस देवता, यानी देवता जीसस को मान करके उसकी पूजा करते थे। समझ में आया, उसकी पूजा करते, जीसस की पूजा करते थे। अयोग्य शासक था। मैंने क्या लिखा, एक तरह से ये विलासी तथा अयोग्य शासक था, उसके अंदर वो योग्यता नहीं थी। इसका परिणाम ये हुआ कि बैक्टीरिया और पार्थिया बोले तो ईरान, ये दोनों इसी के समय स्वतंत्र हो गए। चलिए आइए देखते हैं। यानी इसी के समय, एंटियोकस सेकंड के समय, ठीक है, एंटियोकस सेकंड के समय बैक्टीरिया तथा पार्थिया, और पार्थिया बोले तो ईरान, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों स्वतंत्र हो गए। समझ में आ रहा, हमें ईरान से मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब किससे है, हमें बैक्टीरिया से मतलब है। ध्यान रखिएगा,
हमें ईरान से मतलब नहीं है, हमें केवल बैक्ट्रिया से मतलब है। और बैक्ट्रिया का स्वतंत्र शासक जिसका नाम था डिमेट्रियस, स्वतंत्र शासक का नाम था, सॉरी, डायोडोट्स। डिमेट्रियस आगे आएगा। डायोडोट्स कौन था? स्वतंत्र शासक डायोडोट्स था। हम ये कह सकते हैं कि बैक्ट्रिया का संस्थापक कौन था, तो हम कहेंगे बैक्ट्रिया का संस्थापक जो था उसका नाम था डायोडोट्स। याद कर लीजिएगा, बैक्ट्रिया का जो संस्थापक था उसका नाम था डायोडोट्स। ठीक है, डायोडोट्स। इसने इसने यहां पर जो सत्ता स्थापित की उसे इंडो ग्रीक के नाम से जाना गया। यानी जो सत्ता स्थापित की वो किस नाम से? वो इंडो ग्रीक के नाम से, उस सत्ता को इंडो ग्रीक के नाम से जाना गया। ध्यान रखिएगा, उसे इंडो ग्रीक के नाम से जाना गया। और जिस समय यह स्थापित हुआ, यानी बैक्ट्रिया स्वतंत्र हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया था कि उस समय सीरिया का शासक उसका नाम था, सीरिया शासक उसका नाम था एंटियोकस सेकेंड। ध्यान रखिएगा, किसके समय बैक्ट्रिया स्वतंत्र हो गया था? तो उसका नाम था, मैंने क्या लिखा है, एंटियोकस सेकेंड। एंटियोकस सेकेंड के समय ये स्वतंत्र हो गया। ठीक है, इसके बाद इसकी जब डायोडोट्स की मृत हो गई, डायोडोट्स के मृत होने के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र गद्दी पर बैठा। डायोडोट्स का अल्प वयस्क पुत्र गद्दी पर बैठा। लेकिन यूथिडेमस नामक व्यक्ति ने अल्पवयस्क पुत्र की हत्या कर दी और खुद बन गया बैक्ट्रिया का शासक। समझ में आया आप लोग को? फिर सुनिए, मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है कि डायोडोट्स जो स्वतंत्र बैक्ट्रिया का शासक था, उसकी मृत हो गई, तो उसके बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र गद्दी पर बैठा। लेकिन इसका लाभ उठाया एक यूथिडेमस नाम के व्यक्ति ने। उसने उस पुत्र की हत्या कर दी और स्वयं बैक्ट्रिया का शासक बन गया। जैसे ही सूचना एंटियोकस सेकेंड को पता चला, तो एंटियोकस सेकेंड अपनी सेना लेकर के वो बैक्ट्रिया की ओर बढ़ा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यूथिडेमस और इसका मतलब युद्ध, यूथिडेमस और एंटियोकस सेकेंड के बीच युद्ध हुआ, जो अनिर्णायक रहा। तब दोनों में संधि हो गई। दोनों में संधि हो गई। क्या संधि हुई? कि यूथिडेमस को बैक्ट्रिया का शासक मान लिया गया। यानी अब जो यहां पर जो वंश चला वो कहलाया यूथिडेमस वंश। तो ध्यान रखना,
यहां पर जो वंश चला उस वंश का नाम था यूथी यूथीडेमस वंश। कहां चला? तो आप कहोगे बैक्ट्रिया में। और बैक्ट्रिया कहां है? ये अफगानिस्तान के ऊपर। तो अभी तक की यूथीडेमस यानी अफगानिस्तान, संपूर्ण अफगानिस्तान पर अधिकार नहीं हो पाया था, इसलिए भारत पर अभी कोई भी नहीं आ रहा था। यूथीडेमस की सत्ता बैक्ट्रिया में हो चुकी थी। ठीक है, क्लियर हो रहा? यूथीडेमस की सत्ता बैक्ट्रिया में हो चुकी थी। अब ध्यान देना, यूथीडेमस की जब सत्ता बैक्ट्रिया में हुई तो मैं बात कर रहा हूं, यह है बैक्ट्रिया, ये है आपका बैक्ट्रिया, ये आएंगे अफगानिस्तान, और जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम कहां एंट्री कर जाएंगे? हम एंट्री कर जाएंगे भारत में। यानी अफगानिस्तान से नीचे, यानी जो पाकिस्तान वाला और अफगानिस्तान के बीच वाला हिस्सा जो है, हम भारत में एंट्री कर जाएंगे। तो एंटियोकस यूथीडेमस से की सहायता से एंटियोकस प्रथम कहां आया? भारत के अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आया, यानी भारत के बॉर्डर पे पहुंचा। अफगानिस्तान और भारत के बॉर्डर पे तक आ गया। यहां पर भारत में एक शासक था, सुभाग सेन। सुभाग सेन क्या नाम था? छोटे क्षेत्र का एक शासक था सुभाग सेन। सुभाग सेन ने एंटियोकस सेकंड की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी सुभाग सेन ने एंटियोकस सेकंड की अधीनता स्वीकार कर 500 हाथी, हाथी है ना, 500 हाथी, बिल्कुल सही है, 500 हाथी उपहार में दिया। किसको दिया? सुभाग सेन ने एंटियोकस सेकंड की अधीनता स्वीकार कर 500 हाथी उपहार में दिया, और एंटियोकस सेकंड उन हाथियों को लेकर के सीरिया वापस चला गया। अब सीरिया का शासक एंटियोकस सेकंड, सीरिया का शासक एंटियोकस सेकंड, बैक्ट्रिया का शासक यूथीडेमस, दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। ये तृतीय कर लीजिएगा, सेकंड नहीं है, तृतीय है, बस इतना फर्क कर लीजिए। जहां हमने सेकंड बोला है वह तृतीय कर लीजिएगा, वो थर्ड था, वो तीसरा था। तो कौन चला गया? एंटियोकस तृतीय चला गया। और इस तरह से यूथीडेमस और एंटियोकस का जो क्षेत्र अफगानिस्तान तक उनका अधिकार हो गया। यानी कहां तक पहुंच गए? अफगानिस्तान तक, पूरा अफगानिस्तान इनके अधिकार में आ गया। इधर सीरिया में एक नई जाति निकल करके आ रही थी, उसका नाम था सीथियन। यानी सीरिया क्या कह रहे हैं, बल्कि मध्य एशिया कह रहे हैं, मध्य एशिया। मध्य एशिया में एक नई जाति उदय हुई, और उस नई जाति का नाम था सीथियन। कौन जाति थी? सीथियन जाति। सीथियन को हम भारत में आगे चल करके हम लोग जानेंगे, क्या नाम से? शक नाम से इनको जानेंगे। एक शक्तिशाली जनजाति थी। ये जनजाति बढ़ रही थी किधर? ये जा रही थी चीन की तरफ। किधर जा रही थी? चीन की तरफ जा रही थी। जब देखा चीन की तरफ ये जाति आ रही, तो चीन के शासक शी हुआंगटी, क्या नाम है?
शी हुआंग, शी हुआंग टी। इन्होंने तुरंत इन जातियों से बचने के लिए इन्होंने चीन की दीवार खड़ी कर दी। तो चीन की दीवार का संस्थापक कौन? तो आप कहोगे शी हुआंगटी। याद रखिएगा, चीन के चीन के शासक यानी चीन की दीवार का संस्थापक कौन? तो कहोगे आप जो है क्यों शी हुआंगटी। तो इसका मतलब है कि सीचियन का इधर जाने का रास्ता बंद हो गया। तो किधर जाएंगे? तो ये लोग किधर आए? ये लोग बढ़े किधर? पार्थिया। पार्थिया बोले तो ईरान और प्लस बैक्ट्रिया। यानी इन लोगों ने अपना मार्ग बदलकर इधर आ गए। पहले मार्ग इनका इधर था, लेकिन मार्ग चीन में नहीं घुस पाए। तो ये लोग मलेशिया से निकले थे, तो ये लोग किधर चले गए? ये लोग बैक्ट्रिया और पार्थिया की तरफ चले गए। क्लियर हो रहा? चलो आगे बढ़ते हैं लोग। तो जब ये लोग इधर बदल करके आए तो मजबूरन बैक्ट्रिया को भी अपना एक नया ठिकाना ढूंढना पड़ा। और बैक्ट्रिया इस सीथियन जाति से घबराकर इन लोगों ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में किसके? भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में जाने का फैसला किया। और इस तरह से भारत में यवन जाति में आने वाला पहला व्यक्ति था कौन? आइए बताते हैं। उसका नाम था डिमेट्रियस। देखिए यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। डायोडोट्स और डिमेट्रियस, ये दोनों अंतर है। शासक था। यहां मैं बात कर रहा हूं डिमेट्रियस, बस इतना थोड़ा अंतर है, यही कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा डेमेट्रियस डेमेट्रियस। इसका जो समय है वो है 189 से 171 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका है 189 से 171 ईसा पूर्व। डेमेट्रियस ये यूथीडेमस का पुत्र था, जिसे दमित्र के नाम से भी जाना जाता। याद कर लीजिएगा, दमित्र ही डेमेट्रियस का नाम है। इसको दमित्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्या किया इसने? सबसे पहले इसने बैक्ट्रिया में अपनी स्थिति को मजबूत किया। कहां पर? बैक्ट्रिया में अपनी स्थिति को मजबूत किया। ठीक है, अपनी स्थिति को बैक्ट्रिया में मजबूत करने के पश्चात कौन? डेमेट्रियस पुत्र को सत्ता सौंपकर भारत में आया। किसके साथ आया? दो अपने सेनापतियों के साथ आया। मैं बताता हूं कौन कौन आया। डेमेट्रियस अपने दो लोगों के साथ भारत में आया। कौन? एक का नाम था डेमेट्रियस, साथ में इनके साथ में एक तो आया कौन? अपोलोडोट्स। अपोलोडोट्स बिल्कुल सही, अपोलोडोट्स। अपोलोडोट्स। और दूसरा कौन था? मेनांडर। ये दो लोग।
कौन कौन? एक का नाम था अपोलोडोर्स, दूसरे का नाम था मेनांडर। याद रखिएगा, अपोलोडोर्स ये डेमेट्रियस का छोटा भाई था। इसका डिमेट्रियस का, डिमेट्रियस यस का छोटा भाई था ये। तो ध्यान देना, डिमेट्रियस और प्लस कौन? अपोलोडोर्स। डोटस, ठीक है। दोनों की यानी इनकी और इनकी आप मिल करके सेना एक साथ कहां पहुंची? माध्यमिका, माध्यमिका। और माध्यमिका कहते हैं चित्तौड़ को। किसको कहते हैं? याद कर लीजिएगा, माध्यमिका किसको कहते हैं? चित्तौड़ को। इन लोगों ने माध्यमिका पर कर लिया क्या? कब्जा। चित्तौड़ तक इनका कब्जा हो गया। कौन कौन? डेमेट्रियस और भाई का जो साथ में सेनापति भी था, ये दोनों जो है ये शासक था डेमेट्रियस। इनकी सेना इधर आई, ये वाली। तो मिनांडर की सेना कहां गई? पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब को इसने विजिट किया। आगे बढ़ी पश्चिमी पंजाब से, आगे बढ़ती हुई पहुंची मथुरा। मथुरा से साकल, साकल यानी साकल पहले बाल मथुरा। और ये कहां तक पहुंच गई? पाटलिपुत्र तक। यानी एक ये पाटलिपुत्र तक की मिनांडर कहां? यहां तक पहुंच गया। डिमेट्रियस भी आकर के इससे मिल गया। अब ये लोगों ने काफी बड़े इलाके को, भारत के क्षेत्र को इन्होंने विजिट कर लिया था। कौन कौन? एक का नाम डिमेट्रियस और दूसरे का नाम था कौन? पाटली का नाम मिनांडर। इन लोगों ने अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी किसको बनाई? डिमेट्रियस ने अपनी राजधानी बनाई साकल। साकल बोले तो सियालकोट। डिमेट्रियस ने भारत के यवन क्षेत्र की राजधानी जो बनाई, राजधानी जो बनाई उसका नाम था साकल। साकल है ना? हाँ, साकल यानी सियालकोट। साकल, सियालकोट। कहां ये सियालकोट? वर्तमान में पाकिस्तान में। तो इन्होंने इस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया और इस तरह से इनका अधिकार हो गया। इस विजय का उल्लेख डिमेट्रियस, विजय का उल्लेख हमें गार्गी संहिता, गार्गी संहिता और कहां है? गार्गी संहिता और महाभाष्य, महाभाष्य इन दोनों में मिलता है उल्लेख। ठीक है। और किसने उल्लेख किया है? इसका उल्लेख स्ट्रैबो ने भी किया है। स्ट्रैबो, स्ट्रैबो ने भी किया है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट चल रहे हैं यहां पे। डेमेट्रियस जो है पूरी तरह से भारत में, पूरी तरह से यहां पर अपने को फैला रहा था। डेमेट्रियस तो भारत को जीतने में लगा हुआ था, बात सही, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत वहां थी जहां इसका खुद का अपना राज था। और खुद का अपना राज कौन? बैक्ट्रिया। इधर ये बैक्ट्रिया में, इधर भारत में बिजी था, उधर बैक्ट्रिया में, बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइड्स, क्या नाम है? यूक्रेटाइड्स नामक व्यक्ति ने क्या कर दिया?
आक्रमण कर दिया। कहां किया आक्रमण? कहोगे बैक्टीरिया में। कौन है? यूक्रेटाइड्स। यूक्रेटाइड्स नामक व्यक्ति ने आक्रमण कर दिया। जैसे ये सूचना मिली किसको? डिमेट्रियस को। डिमेट्रियस कहने या दमित्र कहने, ये अपनी सेना लेकर के, जस्टिन ने इसका उल्लेख किया है। जस्टिन के अनुसार ये अपनी कितना 60,000, कितनी सेना? 60,000, बिल्कुल सही। 60,000 सैनिकों के साथ बैक्टीरिया पहुंचा। लेकिन तब तक इसके हाथ से बैक्टीरिया निकल चुका था। अब युद्ध का कोई मतलब नहीं था। बैक्टीरिया इसके हाथ से एरिया निकल गया, यानी किसका कब्जा हो गया बैक्टीरिया पर? यूक्रेटाइड्स का कब्जा हो गया। इसका हो गया बैक्टीरिया पर क्या कब्जा। 60,000 सैनिक लेके पहुंचा था, लेकिन बैक्टीरिया को जीत नहीं पाया और इसके हाथ से निकल गया। तो क्या करेगा? मजबूरन जो विजित की भारत के जो जीते हुए क्षेत्र हैं वहीं पर इसने आपको स्थापित करने के योजना बनाई। ठीक है ना? इसने कहां पर? भारत में ही अपने आप को स्थापित करने के लिए, यहीं पर स्थापित करने के लिए वापस भारत चला आया। भारत आया और भारत में इसने कहां से कहां तक का क्षेत्र जीता। थोड़ा कुछ समझ लीजिएगा। इसने जो है कहां से कहां तक क्षेत्र जीता? झेलम से लेकर मथुरा तक की। झेलम नदी से लेकर मथुरा तक अधिकार हो गया। यानी झेलम के ऊपर नहीं, झेलम से लेकर मथुरा तक का जो पूरा इलाका था वो डेमेट्रियस के अधिकार में आ गया। डेमेट्रियस और मेनांडर वगैरह उनके अधिकार में आ गया और इसकी राजधानी का अधिकार कर लिया। और राजधानी इनकी जो थी, राजधानी इनकी कौन थी? तो कहेंगे सियालकोट, यानी साकल। इन्होंने इसकी राजधानी कौन सी बनाई? सियालकोट बनाई। ध्यान रखिएगा, इन्होंने इसकी राजधानी कौन सी बनाई? सियालकोट बनाई। यानी यहां तक तो कब्जा कर लिया, लेकिन बैक्टीरिया भी चुप नहीं बैठा। यूक्रेटाइड्स की बात करता हूं तो इधर यूक्रेटाइड्स अपनी सेना लेकर चला। उसने भी कुछ हिस्सों पर उसने अधिकार किया। कहां किया? उसका एरिया हो गया बैक्टीरिया से लेकर कहां तक था इनका? झेलम नदी तक। इनका बन गया झेलम नदी तक का क्षेत्र किसके अधिकार में हो गया? अब देखिए, यूक्रेटाइड्स का कहां तक की हो गया? बैक्टीरिया से लेकर के झेलम नदी तक की इसका हो गया ये। ठीक है? और इनकी राजधानी कौन सी बनी? इनकी राजधानी बनी तक्षशिला। कौन सी बनी? तक्षशिला इनकी राजधानी बनी। तो फिर एक बात समझ ले, भारत में ये भी यवनी है। भारत में यवन डिमेट्रियस का इलाका झेलम नदी से मथुरा तक की। ठीक? और राजधानी इनकी कौन सी? तो कहेंगे सियालकोट। यूक्रेटाइड्स की का बैक्टीरिया से लेकर के झेलम नदी को उनकी राजधानी कौन सी? तक्षशिला। और यहीं पर यूक्रेटाइड डिमेट्रियस की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर उसका भाई गद्दी बैठेगा। इसके बारे में आपको बताएंगे कल। मैं सोचता हूं थोड़ा सा टफ लेक्चर था, मैंने बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझा दिया है। इंपॉर्टेंट है और इससे एक नए का क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आपका IAS हो, चाहे आपका TGT PGT हो, और चाहे आपका अदर्स हो। क्योंकि जो हिंद यूनानी है
या तो उनकी संस्कृति से आता है, उनकी जो संस्कृति में, भारत की संस्कृति में क्या परिवर्तन हुआ उससे आता क्वेश्चन, या फिर मेनांडर से क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर या फिर पूछते हैं मेनांडर के बाद कुछ शासक जो है छोटे छोटे, जैसे स्टेटो प्रथम, स्टेटो सेकंड, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। पूछा था अगाथोक्लीज, ये क्वेश्चन आया था, कल हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये क्लास आज एक हुई है, अगली क्लास कल होगी अगर आप लोग कहें तो। कल मैं दिन में 11:30 बजे जो आप टाइम बताएं तो कल हम ले सकते हैं, आप लोग बताएं। शाम में थोड़ा बिजी रहेंगे, मान लो संडे के दिन है, कहीं फंस गए हम, तो अगर आप लोग चाहो तो मैं कल क्लास 11 और 11:30 के बीच में क्लास शुरू कर सकते हैं। आप लोग जल्दी बताएं मुझे, क्या सुबह खाली है 11 बजे? जी सर, 11:30 तक शुरू कर दीजिए। तो 11:30 से लेकर 12:30 पढ़ाते हैं, सब तैयार हैं? घनश्याम, जी सर, रानी, पढ़ा दीजिए सर, खुशबू, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कल संडे है, कल क्लास ले लेते, ठीक है? हाँ तो आप सर, सभी संडे लोग रहेगा आइएगा। भाई। हाँ, तो सभी ये लोग रहिएगा और कल क्लास जो है लेंगे हम। तो कल आपको 11:30 बजे मेरी क्लास रहेगी, इसका वाला पार्ट पूरा कल खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। गुड नाइट।